अच्छा जी, जो इस पहला हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करनी है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्स होता है टाइम का। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसके अंदर। और बाकी जो है आपको ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि करंट फाइंड करें किसी एक सर्किट का, जैसे ये सर्किट है, इसी को भी मैं साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स होगा। ये यहाँ पे एक सर्किट पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझ लें मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरे पास सोर्स है ये है एसी की फॉर्म में है। जब भी सोर्स एसी की फॉर्म में होगा तो वो यहाँ तो इस तरह का सिंबल होगा या फिर ये इस तरह का एरो का साइन होगा। जो डीसी का सिंबल होता है वो हमारे पास होता है प्लस और नेगेटिव, इस तरह की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब यानी 12 वोल्ट की बैटरी है और मैं कहता हूँ कि 6 एम्पियर का मेरे पास एक लोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे वो जगह कहे कि करंट फाइंड करना है, आई जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आई किस किस तरह से होगा। तो ओम्स लॉ आप लगा के फार्मूला जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर जिसे हम कहते हैं, आई इज इक्वल टू वी ओ आर होता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा ये फार्मूला। अच्छा जी, ये इस पहले टॉपिक में सिर्फ यही है, इसमें इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू के ऊपर। तो अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ कि इसमें असल में होता क्या है। सर असल में पहले तो आपने एक इसकी कर्व याद रखनी है एसी की। एसी की कर्व इस तरह से होती है कि ये पूरा साइकिल जो कर्व करता है कंप्लीट करता है 2 पाई के ऊपर जो है ना वो कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या इंस्टेंटेनियस क्या कहता है? इंस्टेंटेनियस ये कहता है कि वोल्टेज और करंट ये दोनों जो हैं, दोनों वैल्यूज हैं, वो किसी भी सर्किट के अंदर अगर विद टाइम चेंज होती रहती हैं तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, ठीक है। ये इसको इस बात को बस आपने माइंड में रखना है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वोल्टेज और उसकी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस टाइम के ऊपर जो है ना, यानी क्वेश्चन ये आता है कि ये एक कर्व है जिसका यहाँ पे टाइम जो है t है, यहाँ पे t/2 है, इस तरह से टाइम है। तो t पे वो कहता है कि आपका जो है वो कितनी वेवलेंथ या कितना फेज होगा, तो उसका आंसर होता है 2 पाई। ये क्वेश्चन ई कैट में आया हुआ था, तो ये इसमें पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अच्छा, इसमें हम फर्दर आगे थोड़ी सी बात करेंगे आर की, जो मैंने पीछे रेजिस्टेंस लगा रहा था ना बार बार, ओहम की, जिसे लोड भी मैं कह रहा हूँ, ये इसको हम बार बार डिस्कस करेंगे। तो आर को आपने, आर की एक प्रॉपर्टी याद रख लेनी है। आर जो होता है ना, डिस्टेंस होती है, ये जो होती है ये एसी और डीसी दोनों के केस में सेम बिहेव करती है, इसकी पोलैरिटी या उसका फंक्शन चेंज नहीं होते। लेकिन जो आपका कैपेसिटर और जो इंडक्टर आ जाता है वो डीसी के केस में जो है ना वो थोड़ी सी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। अगर ये बात याद रहती है ठीक है, अगर नहीं रहती तो इसको इतना ज़्यादा नहीं लेना आपने, ये जस्ट एक आपकी जो है एडिशनल चीज़ है। अच्छा जी, पीक वैल्यू की बात करते हैं। पीक वैल्यू क्या होती है? एक कर्व जा रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास पीक वैल्यू जो भी आ रही है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है कर्व की, उसे आप पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये पीक वैल्यू का ये है इसमें। और दूसरा जो पीक टू पीक वैल्यू होती है, उसमें क्या होता है कि हम पॉजिटिव साइड से पीक वैल्यू लेते हैं और नेगेटिव साइड से पीक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये दो जो है ना वो पीक टू पीक वैल्यूज हो जाती हैं। और बाकी इसमें जो है ना आपने यानी ये दो हो क्या क्या हो जाएगा फिर, वी नॉट प्लस वी नॉट, ये 2 V नॉट आपकी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। बस बाकी जो है आपने थ्योरी वगैरह इसमें नहीं करनी है कोई भी, बस ये छोटी सी अपने इसमें बात याद रखनी है। और इसका जो लास्ट टॉपिक है पहले जो आपका है पहले पॉइंट का, उसमें फोर्थ वन है आरएमएस वैल्यू। अच्छा, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये दो वैल्यूज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आरएमएस वैल्यू जो होती है उसमें पीक वैल्यू को आपने ना, एक फार्मूला इसका है, सिर्फ आपने इसको याद कर लेना है, 0.7 होता है समथिंग, ये दिया हुआ है। ये आप आरएमएस का ना जो फार्मूला याद रख लेना आपने। अच्छा, इसमें जो है ना ये आपके पास ये जो वी नॉट है, ये है आपके पास इंस्टेंटेनियस या पीक वैल्यू है किसी भी करंट की या किसी भी वोल्टेज की। वोल्टेज की केस होगा तो फिर वोल्टेज की होगी, करंट का केस होगा तो फिर आई की वैल्यू होगी, सिंपल सा ये चीज़ है। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करें तो ये वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.7 जो है ना वोल्ट अम्पेयर सॉरी वोल्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो अगर आपको कहे कि मुझे वी आर एम एस चाहिए और मुझे आपको वी नॉट में दे देता हूँ, तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 0.7 के साथ, तो उसका वो जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपने इसमें ये फार्मूला पुट करके देख लीजिएगा, ये भी फार्मूला थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, इसको भी बल्कि याद रख लीजिएगा। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर टू बेसिकली वही है 0.707। तो इसमें जो है ना ये एग्जांपल पहले आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आ जाए हम फेज़ के ऊपर। फेज़ की आपकी मर्जी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। फेज़ जो है ना वो बेसिक ये होता है कि आपके पास एंगल होता है जिसको हम फेज़ कहते हैं, यानी ये जो है ना ये पाई कह लें या थीटा कह लें। अगर पाई की बात करें तो 2 पाई f होता है, अगर थीटा की बात करें तो इस तरह से। बस आपने इस चीज़ को याद रखना है। और बाकी अगर हम इसमें थोड़ा सा देख लेंगे
जो आपका फेज होता है वो पॉजिटिव कब होता है। अगेन हम उसी कर्व को ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास कर्व एक आई है। अच्छा, इसका फेज जो है ना पॉजिटिव कब होता है, इसका जो फेज 90 के ऊपर आ जाता है ना, यानी कि इसकी वैल्यू जो π/2 होती है, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, ठीक हो गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी π/2। π/2 का मतलब है 90। 90 पे जो होता है इसकी पीक वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो फेज होता है वो आपका पॉजिटिव पीक वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी यहाँ पे बात करें, यहाँ पे होती है 3π/2। 3π/2 का मतलब क्या होता है, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। अब 270 डिग्री में अगर हम देखें तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो फिर इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये पूछ सकता है कि किस डिग्री पे नेगेटिव होती है और किस डिग्री पे पॉजिटिव होती है। तो बस ये सिंपल सी जो है ना बात आपने इसमें माइंड में रखनी है। बाकी इसमें और कोई भी चीज़ नहीं करनी है, बाकी सारा इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये फेज लैग और फेज लीड, इसका मैं थोड़ी सी जेनेरिक चीज़ बता देता हूँ कि लैग और लीड होता क्या है। हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 3 फेज में आ रही होती है, ठीक है। उसके 3 फेज होते हैं। 3 फेज किस तरह से होते हैं कि एक उसका ये फेज आ रहा होता है, ठीक है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है और एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। अच्छा, उन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 120 का एंगल का डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ लैग कर रहे होते हैं, कुछ लीड कर रहे होते हैं। लैग लीड का आप इस तरह से समझ लेंगे, कुछ पहले स्टार्ट हो रहे होते हैं, कुछ अब ये जो है ना ये इधर से स्टार्ट हो रहा होगा, ये है तो इधर से स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये वाला लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है। इस तरह से थोड़ी सी इसकी चीज़ें होती हैं। इसका यही आपने माइंड में रखना है, जो वेव फॉर्म होती है उस तरह से लीड लैग कर रही होती है। ये वेक्टर जो है इसको आपने नहीं करना याद, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये सारी जितनी भी थ्योरी है इसको आप स्किप कर दें। अच्छा, आगे सबसे इंपॉर्टेंट है एसी सर्किट। मैंने पीछे अभी बताया था कि करंट का जो रिलेशन होता है वोल्टेज के साथ, उसको आपने लाजमी याद रखना है। ये आपको पीछे चैप्टर्स पढ़े भी थे, उसमें भी वो पूछ सकता है, ठीक है। अब ये तो हमें अब पता चल गया कि करंट का जो है ना वोल्टेज का किस तरह से रिलेशन होता है ओहम्स लॉ के थ्रू। रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, जो रेजिस्टेंस की पहले बात करते हैं। अब इसमें न्यू दो एलिमेंट्स ऐड कर रहा है वो, एक कर रहा है सी की वैल्यू कैपेसिटर की और एक कर रहा है इंडक्टर की, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं एल के साथ, एक को करते हैं सी के साथ। इसको हम फेरेड में कर रहे होते हैं और इसको हम कर रहे होते हैं हेनरी के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगा क्योंकि जो है ना हमने इसको खत्म करना है, तो साथ साथ आप इसको करते जाइएगा। अगर ना भी हो तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह है अवेलेबल। तो मुझे वैसे भी कोई लोग कह रहे थे उसमें ग्रुप के अंदर कि आप थोड़ा सा फास्ट ही बता रहे होते हैं, तो अब उसमें ना रिकॉर्डिंग में फिर उसको स्टॉप कर करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, पहला सबसे अभी मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें एक रजिस्टर होता है, एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। अब इसमें वन बाय वन देखते हैं कि इसमें वन बाय वन किस तरह से इफेक्ट होता है। अब सबसे पहले रजिस्टर है, रजिस्टर ये लगा हुआ है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो सिंपल उसने इसका जो है ना इस फार्मूला दिया हुआ है, ये अपने फार्मूला पुट करना है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन, ये जो है ना आ रहा है इस तरह का, फेज के साथ आ रहा है, पाई उसके साथ, एंगल के साथ। इसकी वैल्यू देख लें, 2πf होती है इसकी वैल्यू। और उसके बाद आपने इसमें पुट करना है, ये थोड़ी सी इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन है, लेकिन आपका इसका जो जेनेरिक फार्मूला है ना, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ये आपने लाजमी याद रखना है। इसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा होगा। बाकी ये जो वी नोड है और आई नोड है, ये दोनों इसके पीक जो है ना, इसे टेंडेंस करंट कह लें या पीक करंट कह लें, इस तरह की वो करंट शो कर रहा है। और बस इसमें यही करना है, बाकी जितनी भी थ्योरी है उसको आप स्किप कर दें, ये वाली सारी जो है। अच्छा, पावर का इसमें दिए हुए लास्ट 3 फार्मूला, इसको भी देख लीजिएगा। वो भी पता ही है कि P इज इक्वल टू वी आई होता है। अगर वी आई में पुट कर दूँ मैं, आई स्क्वायर आर हो जाता है अगर मैं आई की वैल्यू पुट कर दूँ वी की। और यहाँ पे अगर मैं दूसरी यानी कि P इज इक्वल टू वी आई होता है, और यहाँ पे अगर आई की वैल्यू में पुट कर दूँ फिर वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी उसकी फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है कैपेसिटर के अगेंस्ट में आता है। कैपेसिटर में सबसे पहले आपने साइन देखना है कि दो पैरेलल जो है ना इसने लाइंस लगाई हुई हैं, जिसको हम कह रहे थे कैपेसिटर होते हैं कहते हैं। अब ये लेट्स सपोज 1 फेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट पूछ सकते हैं करंट किस तरह से आ रहा है, या वोल्ट पूछ सकते हैं कि वोल्ट किस तरह से, या चार्ज पूछ सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर के केस में वो चार्ज की बात करेगा। तो चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो Q इज इक्वल टू सी वी, सबसे पहले आपने फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर के केस में, ठीक है। और अगर वो करंट पूछेगा करंट किस तरह आता है, फिर आपको रेट ऑफ चेंज के ऊपर बात करनी पड़ेगी। करंट क्योंकि रेट ऑफ चेंज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे फिर Q डेल्टा Q बाई डेल्टा टी जो है ना, इस तरह से फार्मूला आपको यूज़ होगा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला हो गए हैं इसके अंदर, बाकी इसमें और कोई चीज़ नहीं है, बाकी स्किप कर दें जितना भी है। और इसके बाद अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक टर्म यूज़ होती है रिएक्टेंस की। ये यूज़ होगी उसके अंदर, इंडक्टर में भी होगी और आपकी कैपेसिटर में भी होगी। रिएक्टेंस क्या होती है? अच्छा, रिएक्टेंस जो होता है ना, वो आपने उसका ये फार्मूला सिर्फ एक याद रखना है, उसको एक्स सी से डिनोट करते हैं, और वो वी की आरएमएस वैल्यू होती है और आई की आरएमएस वैल्यू होती है,
ठीक है। सिर्फ इसकी आपने ये फार्मूला पुट करना है, उसमें इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसका ये फार्मूला याद कर लें, फिर यहाँ पे ये फार्मूला याद कर लें, तो इधर से ना उसको इसे हम कहते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटेंस रिएक्टर्स कहते हैं, या रिएक्टेंस कैपेसिटर कहते हैं, दोनों में से जो आप मर्जी कह लें, लेकिन ये कैपेसिटर के केस में जो है ना इसकी रिएक्टेंस होती है। अच्छा जी, बस इतना ही है इसका। बाकी ये जो है इसका, वो इसने कैपेसिटेंस पूछी हुई है रिएक्टेंस की, ये वही फार्मूला यहाँ पे लगना है, तो उस फार्मूला के थ्रू जो है ना ये रिएक्टेंस की काउंट हो रही है। बाकी वो IRMS पूछ रहा है, उसमें भी वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, थर्ड जो हमारे पास जो है वो है इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर के केस में सबसे पहले आपने इसका सिंबल याद रखना है। इसमें कॉइल बनी होती है आपके पास, ये वाली कॉइल जो होती है, ठीक है। अगर आपने वो मोटर वगैरह पढ़ी हो या ट्रांसफार्मर पढ़े हो जिसमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती है, उस तरह का सिंबल है। अब इसके अंदर जो आपका सबसे पहला यूनिट होता है वो हेनरी होता है, और इसके अंदर लेट्स सपोज अब एक 10 हेनरी जो है ना कैपेसिटेंस है इसकी, और इसके अगर वो कहता है कि आपने करंट या वोल्टेज वगैरह फाइंड करना है, तो उसका ये फार्मूला होता है V इज इक्वल टू L डेल I बाई डेल टी। सबसे पहले तो आपने इसका ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूला ये जो है ना इसको बेशक छोड़ दें, ये फार्मूला EMF वाला जो है ना, EMF का इतना ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेगा। अच्छा, ये एक तो वोल्टेज के केस में ये चीज़ होगी, और दूसरा अब इसमें वही आपने बात करनी है रिएक्टेंस की। ये रिएक्टेंस के केस में इसका क्या फार्मूला होगा, उसमें सिर्फ L यहाँ पे लग रहा, C लग रहा था, यहाँ पे L लगेगा, तो XL से डिनोट करते हैं, और इसका VRMS ओवर IRMS होता है। उस केस में क्या था, 1/2 पाई FL था, FC था सॉरी वहाँ पे, और यहाँ पे जो फार्मूला है वो 2 पाई FL है, जिसे आप ओमेगा जो है ना वो L इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज आपने सिर्फ देखने हैं, बस ये आपके यहाँ पे कवर हो गए। बाकी 16 पॉइंट इम्पीडेंस जो है वो, इसके सिर्फ ना आप वो याद कर लें कि इसको कहते वैसे क्या है। ये कम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, और आपका जो होता है साथ रिएक्टेंस इसकी होती है एक्स होती है, यानी R और प्लस X कर दें तो ये जो है ना Z बन जाता है। सिर्फ आपने इसका ये यही याद रखना है कि असल में इम्पीडेंस कहते कैसे हैं, यानी कि अगर एक यहाँ पे सर्किट बना हुआ है जिसके ऊपर ये एक सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ पे आके एक उसकी इंडक्टर लगा हुआ है, यानी कि उसकी रिएक्टेंस लगी हुई है, तो इन दोनों का जो सम होगा ना, यानी इन दोनों को अगर सीरीज में देखेंगे तो, और ये हमेशा सीरीज में अटैच होते हैं, सीरीज में ही अटैच होते हैं रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, उसको इम्पीडेंस कहते हैं बेसिकली। और इम्पीडेंस को भी हम ओम के ऊपर ही जो है ना वो काउंट कर रहे होते हैं। और बाकी इसका ये देख लीजिएगा इम्पीडेंस का फार्मूला VRMS के केस में वही V ओवर जो है ना वो I यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, बाकी इसको जितनी भी थ्योरी हो अगर आपको टाइम मिले तो देख लीजिएगा, अदरवाइज को स्किप कर दें। यहाँ पे उसने इम्पीडेंस अगेन पूछी हुई है, उसने दोनों करंट की और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, उसको आपने वजह पुट करना है, और ओम्स में आपका जो है इसका वो आ जाएगा। अच्छा, अब आगे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है RC और RL का। अब इसमें नाम से डिनोट हो रहा है कि RC के केस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ये दोनों पैरेलल सॉरी सीरीज में लगे होंगे आपके, और RL के केस में क्या होगा कि RL में जो आपका इंडक्टर है और जो रेजिस्टेंस है वो दोनों पैरेलल में लगे होंगे। अच्छा, यहाँ पे शो भी कर रहा है वो कि ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका रेजिस्टर है, ये दोनों साथ अटैच हुए हैं सीरीज में, ठीक है। तो ये RC होगा। और बस इसका ये देख लीजिएगा कि इसको कैसे डिफरेंस है, बाकी की थ्योरी वगैरह जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि यूजेज इसके क्या होते हैं। इसका वैसे कैमरा फ्लैश वगैरह ऑसिलेटर जो होते हैं या ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह होते हैं उसमें ये यूज़ होते हैं। और इसके बाद जो इसके अंदर जो करने वाली, अच्छा ये फार्मूला इसका देख लें, ये इसका फार्मूला देख लीजिएगा कि किस तरह से इसमें ड्राइव किया हुआ है। यहाँ आप इसको अगर वैसे ही करना चाहें तो, बल्कि आप इसको देख लीजिएगा कि किस तरह से यूज़ हो रहा है। इसमें अब डेप्थ में क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो ओमेगा, और कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है इन केस ऑफ RC। अगर हम RC की बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे साइड पर कर ही देता हूँ, R² प्लस 1/2 ओमेगा की स्क्वायर। अच्छा, ये है RC के केस में। और इंडक्टर के केस में किस तरह से होगा, R², अब इसमें ओवर में आ रहा है, वहाँ पे ओवर में नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा L², वहाँ पे वो उसके इन्वर्स में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और उसका जो थीटा होगा वो भी ओवर में नहीं आएगा, वो इसका इसका 1/c आ रहा है, वहाँ पे ओमेगा L डिवाइडेड बाई R आ रहा होगा, ठीक है, RC और RL दोनों में। अच्छा, इसमें मैंने ये बताया आपको, दोबारा मैं बता दूँ दफ़ा थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक तो ये आपने याद रखना है, दूसरा इसका एंगल याद रखना है, थीटा जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके ये है RC के केस में। और अगर हम बात करते हैं उसके केस में, RC के केस में सॉरी RL के केस में, उसमें मैंने बताया कि वो इस तरह से आपके पास शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों आपने याद रखना है।
अच्छा जी, पावर जो है एसी सर्किट, उसमें भी सिंपल सा फार्मूला है। पावर, अच्छा पावर फैक्टर सबसे पहले देखेंगे। इसमें ना पावर फैक्टर पूछा था कि पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है। जो पावर फैक्टर होता है वो आपके पास cos थीटा होता है बेसिकली, जो ये दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे जो पावर होती है वो P इज इक्वल टू वी आई की इक्वल होती है, यानी इस दोनों के केस में आर एम एस वैल्यूज हैं, तो वी आर एम एस और आई आर एम एस जो है ना वो दोनों यूज़ हो रहे होंगे। बस इसमें आपने ये फार्मूला याद रखना है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीरीज रेजोनेंस है। अच्छा, रेजोनेंस के केस में आपने इसकी सारी थ्योरी, कोई भी चीज़ नहीं याद रखनी, सिर्फ आपने इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी दफ़ा पूछ लेता है वो। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता होता है वो ये आता है कि अगर हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी तो फिर हम आर सी को यूज़ करेंगे या आर एल को यूज़ करेंगे। तो अगर ये लो होगी तो फिर हम यूज़ करेंगे आर सी को, ठीक है। ये आगे ऑप्शन में नीचे दे देगा आर सी, आर एल या फिर इम्पीडेंस इस तरह के। तो अगर ये हाई होगी तो फिर किसको यूज़ करेंगे, फिर हम आर एल को यूज़ करेंगे, सॉरी इंडक्टर को और सारे रेजिस्टेंस को, इन दोनों को यूज़ करेंगे। इसमें आपने इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इसमें फार्मूला सिर्फ यही याद रखना है, बाकी जितनी भी डेरिवेशन है इसको आप छोड़ दें, इसको बेशक ना करें। अच्छा जी, पैरेलल जो है ना रेजोनेंस सर्किट, इसको छोड़ दें, इसको भी नहीं करना। इसमें वही फार्मूला है वो देख लीजिएगा कि पैरेलल पैरेलल के केस में जो है ना उसका किस तरह से फार्मूला अप्लाई होता है। अच्छा जी, इसमें वही फार्मूला अगेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और उसने यहाँ पे उसने कहा क्या है, तो कह रहा है कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे निकलेगी तो वो सारा उस केयर से अंडर खत्म हो गया, तो उस तरह की सारा आपने सोल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट है थ्री फेज़ का। थ्री फेज़ मैंने अभी पीछे बताया था। थ्री फेज़ किस तरह से होता है कि ये आपके पास जो घरों में लाइट आ रही होती है वो 220 वोल्ट होती है, जो बाकी मेन पे होती है वो 440 होती है। और जो ट्रांसमिशन में आ रही होती है वो 33 के की या फिर 500 की या 120 की या फिर इस तरह की डिफरेंट लाइन होती हैं। अच्छा, थ्री फेज़ किस तरह से होता है कि उसका एक सिंगल फेज़ जो होता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। उसका जो दूसरा फेज़ होता है वो यहाँ से नीचे आता है, और उसका जो तीसरा फेज़ होता है वो यहाँ से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका समझ लो कि पहला हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये थर्ड हो गया। ये तीनों फेजेज होते हैं, इसको थ्री फेज सप्लाई कहते हैं बेसिकली। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कितने एंगल का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों 120 डिग्री जो है ना आपस में फेज एंगल के ऊपर डिफरेंस दे रहे होते हैं। लैग कर रहे होते हैं या लीड कर रहे होते हैं 120 डिग्री के ऊपर। बस इसमें बाकी जितनी भी थ्योरी है उसमें उसको करने की जरूरत नहीं है, वो आप सारा छोड़ दें इसके ऊपर। अच्छा, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मेटल नहीं, ये भी नहीं करना, ये भी डिस्कशन है। अच्छा, ये चौक का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ई कैट में आया हुआ था। अच्छा, बेसिकली इसको हम चौक कहते क्या हैं और किस लिए यूज़ होती है। इसका सिंपल सा जो है ना आपने याद रखना है कि जब भी आपका ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में यूज़ होती है, ताकि हम करंट को जो है ना, ये जो आपका लाइन समझ ले कि ये यहाँ पे एक लाइन जा रही है इस तरफ को, यहाँ पे ये दो पोल बने हुए हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जिसके यहाँ पे करंट जो है वो कम से कम हो, उसको लिमिट लगानी है यहाँ पे, तो फिर हम चौक अप्लाई करते हैं, चौक को यूज़ करते हैं। चौक क्या करता है कि उसके करंट को लिमिट कर देता है। करंट को लिमिट करने के साथ साथ जो होता है उसकी एनर्जी जो है ना उसको वेस्टेज होने से बचा देता है। तो बेसिक उसका मकसद ये होता है। और जिसमें वो इसने आगे इसमें फर्दर ये बताया हुआ कि चौक क्या करता है, आपकी जो इंडक्टेंस की जो वैल्यू है उसको हाई कर देता है, लार्ज कर देता है, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की जो वैल्यू होती है उसको लो कर देता है। और सिंपल हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है ना वो रिस्क कर रही होती है बेसिकली। तो जब हम रेजिस्टेंस को लो कर देंगे तो आपका जो करंट है वो फिर लिमिट में आ जाता है, और इंडक्टर जो है ना, इंडक्टेंस जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर, चौक के अंदर। बस इसमें यही करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको छोड़ दें, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये भी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह, ये भी इसको रहने दें, इसको ज़रूरत करने की सारी थ्योरी वगैरह ही है। अगर इसको टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा। और ये मॉड्यूलेशन बेसिकली होता है कि मॉड्यूलेशन देख लें, ये भी सारी थ्योरी है। मॉड्यूलेशन ये होता है कि जो स्मॉल आपके पास सिग्नल होता है ना, जैसे कि ये एक स्मॉल सिग्नल है, ये बहुत स्मॉल सिग्नल है, यहाँ पे एक मॉड्यूलेशन या एम्पलीफायर मैं लगा दूँ यहाँ किसके ऊपर, वो जाएगा इसके ऊपर, यहाँ से जब निकलेगा तो फिर उसका सिग्नल काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्मॉल सिग्नल की मॉड्यूलेशन करके उसको हाई सिग्नल में कर देते हैं। अच्छा, सिग्नल इस चीज़ में ना एक बात सिर्फ याद रखिएगा कि इसमें ना दो चीज़ों को हम चेंज उसके साथ हम ले रहे होते हैं, उसको चेंज कर रहे होते हैं, दो चीज़ों को। एक उसमें फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम चेंज कर रहे होते हैं, और एक होता है एम्पलीट्यूड, उसको हम चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों को चेंज करके जो है ना हम मॉड्यूलेशन जो है ना वो कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है दिक्कत नहीं करने वाली। बस ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी है, तो इसलिए मैं ज़रा इसको कल जो है ना वो स्किप कराना चाह रहा था।
अगर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझे पूछते हैं ताकि मैं इसके न्यूमेरिकल्स का बता दूँ आपको। अगर नहीं क्वेश्चन तो मैं फिर न्यूमेरिकल्स आपको बता दूँ इसके। अच्छा, इसका पहला न्यूमेरिकल है, उसने सिंपल सा ये पूछा हुआ है कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी का उसने कहा है और इसका मैक्सिमम और आरएमएस वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू फ्रीक्वेंसी का जहाँ तक आइडिया वो तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये आप सिंपल सा फार्मूला यूज करके यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो भी सिंपल सा आपको पता है कि 0.7 मैंने आपको बताया था, ये आपने ये फार्मूला लगाना है आरएमएस के लिए। और दूसरा इसमें क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम। अच्छा, इसमें मैक्सिमम जब आपने फाइंड करनी है यानी इंस्टेंटेनियस करनी है तो वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा वाला जो है ना फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ये दो फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, बाकी जो सेकंड नंबर 2 पे क्वेश्चन है उसने ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वही अगेन वही यहाँ पे ये फार्मूला यही वाला लगेगा, इसको यूज़ करना है। और उसके बाद बस गिवन फ्रीक्वेंसी उसने सब कुछ दिया हुआ है, फिर ये फार्मूला आप लगाएंगे। बट आर इट्स आरएमएस वैल्यू, आरएमएस भी पूछी हुई है तो आरएमएस के केस में फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा जी, नंबर 3 में उसने ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, उसने रिएक्टेंस की बात करी है, वो भी इंडक्टिव की, तो उसका मतलब ये है कि आरएल की बात कर रहा है कि आरएल को फाइंड करना है। उसका फार्मूला है वो ये होता है, ठीक है। इसको अगर फर्दर देखें तो 2 पाई एल होता है, सॉरी 2 पाई एफ होता है। ये आपका ये फार्मूला कंप्लीट बन जाएगा, तो इसको पुट करके आपको फाइंड आपका फाइंड हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड हो जाएगी। और जहाँ तक करंट की बात है उसके लिए आप ये उसने इंडक्टर के केस में पूछा हुआ, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, वी ओवर एक्स एल लगाएंगे इंडक्टर के केस में, ठीक है। बस इसका यही है। बाकी इसका नंबर ये देख लीजिएगा 16.6, ये मैंने नहीं किया था इसका सॉल्व अभी। और 16.7 और 16.8 ये दोनों देख लीजिएगा, ये दी कैसे पूछे हुए हैं। इसमें उसने क्या कहा है कि उसने कैपेसिटेंस का कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटेंस। तो उसने करंट का है तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर एक्स सी। इसमें हम एक्सएल की बात करें तो यहाँ पे एक्स सी आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे उसने क्या कहा है, और अगर कुछ कैपेसिटेंस का पूछेगा, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है वो भी इंडक्टिव की, फिर वो एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, इस तरह का फार्मूला पुट करेंगे। ओमेगा आपको मैंने अभी बताया क्या होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट में वो कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट में वो फेज एंगल पूछ रहा है। फेज एंगल के लिए उसने किसमें कहा है, पहले ये देख लेना आपने। उसने कहा है रेजिस्टेंस, उसने कैपेसिटर की बात की है। और कैपेसिटर के लिए आपको पता है कि क्या फार्मूला लगना है, tan इनवर्स लगना है और एक्स सी ओवर आर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला आपने लगाना है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव ऑन होते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा ऊपर है फिजिक्स ऑफ सॉलिड के ऊपर है। ये भी सिंपल सही है, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादातर जो है ना वो चीज़ें वो उसमें वो उसने दी हुई हैं थ्योरी के अंदर। तो उसमें आपने अगर आपको टाइम मिले तो उसको थोड़ी आप देख लीजिएगा, अगर नहीं टाइम मिलता तो आप उसको बेशक स्किप कर दें, इसको एंड पे बेशक रख लें अगर नहीं करना। ये पहला सारा थ्योरी, इसको सब कुछ छोड़ दें, ये सारी जोड़ दें, ये सारी जितने भी हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये पहला आपने नहीं करना, ये भी सारी डिस्कशन ही है। आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर आना। स्ट्रेस और क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रेस को अगर हम देखें तो स्ट्रेस का एक सिंबल होता है, उसको अपने याद रखना, ये सिंबल यहाँ पे उसने दिया भी हुआ, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है और ये इसने एग्जांपल में आगे पूछे हुए हैं क्वेश्चन के, स्ट्रेस को फाइंड करें। और इसका यूनिट देख लीजिएगा, पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक इसका नेम नीचे दिया होगा ये यहाँ पे। और इसके बाद और कोई चीज़ भी नहीं है इसमें करने वाली। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें हैं टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। ये पूछ सकते हैं कि टेंसाइल जो है ना स्ट्रेस किससे कहते हैं। जब हम लेंथ को चेंज कर रहे होते हैं उसको टेंसाइल कहते हैं। अगर हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेस होता है। अगर हम शेप को चेंज करते हैं तो शेप जो है ना स्ट्रेस आता है। ये तीन चीज़ें जो है ना आपने इसकी पॉइंट याद रखने हैं स्ट्रेस के केस में। और स्ट्रेन के केस में क्या होता है कि आपने उसमें चेंज ऑफ लेंथ होती है विद ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज ऑफ लेंथ को आपको पता ही, हमें डेल्टा से डिनोट करना पड़ता है इस तरह से, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो आपकी एल होगी। तो इसमें सिर्फ ये सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई और चीज़ नहीं करनी, बाकी सारा आप इसको स्किप कर दें। अच्छा जी, इलास्टिक इलास्टिक कॉन्स्टेंट जो है ना इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें चार पांच चीज़ें मैं पहले आपको इसमें बता देता हूँ पॉइंट आउट करके। अच्छा, नज़र मुझे पहले बता दें आ रहा है ये सारी चीज़ें, या इसको मैं जूम इन कर लूँ थोड़ा सा, जल्दी से बता दें अगर नज़र आ रहा है तो। हाँ जी शेख भाई आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इलास्टिक जो है ना इसमें कांस्टेंट में तीन चार कांस्टेंट है। एक तो मॉडुलस है,
ऑफ इलास्टिसिटी है, और दूसरा आपने इसमें यंग्स का मॉडल है, दूसरा उसका बल्क का मॉडल है, और उसके बाद यहाँ पे एक शेयर का मॉडल है। ये 3 मॉडल है। अब तीनों मॉडल किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये आपका ऊपर एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपका लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने तीनों में एक तो डिफरेंस याद रखना है। और ये आपको जो फार्मूला है, ये सिंपल सा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का फार्मूला है, जिसको अगर आपको पूछते हैं कि इसका मॉडुलस फाइंड करें, तो आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का फार्मूला लगा के, जो कि ये होता है, या फिर वो वैसे ही आपको बता देगा कि इतना इसका स्ट्रेस इतना है और इसका स्ट्रेन इतना है। ठीक है, तो ये यंग्स का ये तीनों, ये आप देख लीजिएगा किस किस पे डिपेंड होते हैं। वो ये भी समटाइम पूछ लेता है कि जो वॉल्यूम की रेशियो होती है हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के केस में, उसको मैं क्या कहता हूँ या उसको क्या कहा जाता है, उसको फिर ये 3 ऑप्शन दे देगा, 4-5, उसमें इसको बल्क मॉडुलस कहा जाता है। ठीक है जी, बस इसमें यही है। और इसके अंदर जो हमने लास्ट चीज़ करनी है, ये सारा आप इसको स्किप कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसमें यहाँ पे वही फार्मूला सारा दिया हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेस पूछा हुआ है, और उसमें ये पूछा, स्ट्रेन पूछा हुआ है, यहाँ मॉडुलस पूछा हुआ है। ठीक है, बस ये 3-4 चीज़ें, ये इसको एग्जाम्पल करेंगे ना हम आप, तो ये इजीली हो जाएगा। तो इसको भी छोड़ दें, सारी थ्योरी इसको सारा स्किप कर दें आप। ये वर्क डन, पता नहीं, इसमें मुझे इतना आइडिया नहीं है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर ही है, मैंने तो इसको नहीं किया। ये वर्क डन अगर पूछ ले तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि वर्क डन के लिए उसके बाद और बहुत ऑप्शन हैं वर्क डन को फाइंड करने के लिए, तो उस पर वो टाइम नहीं ज़ाया करेगा, इसका नहीं पूछेगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। हम सॉलिड के केस में हमने देखना है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अच्छा, अब ये 3 तरह से हम डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को सॉलिड के केस में। इसमें हमारे पास इंसुलेटर्स आ जाते हैं, कंडक्टर्स आ जाते हैं, और सेमी कंडक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर इंसुलेटर की बात की जाए, तो इंसुलेटर क्या आपके पास होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जो कि हम जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो टाइटली पैक होते हैं आपस में। तो उसके अंदर हम चार्ज को जो है ना इंड्यूस नहीं करवा सकते, ना हम ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं, ना उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का या इफेक्ट का कोई भी इफेक्ट हो रहा होता है। तो उससे यहाँ से एनर्जी जो है ना, वो कोई भी करंट पास ऑन नहीं होता। जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ से हम इजीली उनको चार्ज करके यहाँ से करंट जो है ना पास ऑन करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल गोल्ड वगैरह होता है, आपके गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो दोनों टाइप्स के होते हैं। ये बेसिक सिंपल सा ही है, बल्कि इसमें मैं अब आपको क्या बताऊँ, ये जिसमें कंडक्टर और दोनों जो होते हैं ना आपके यूज़ हो रहे होते हैं, नॉन कंडक्टर और कंडक्टर भी होते हैं। अच्छा, इसमें जो करने वाली चीज़ है ना, वो ये इंट्रेंसिव और एक्सटेंसिव की है। ये दोनों, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, अगर हम इम्प्योरिटी का मतलब ये होता है, अगर मेरे पास एक मटेरियल है सेमीकंडक्टर का, ये एक मटेरियल सेमीकंडक्टर प्योर का, अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना है, तो मैं इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करूंगा। वो इम्प्योरिटी ऐड कैसे करूंगा? सिल्वर की फॉर्म में कर दूंगा, गोल्ड की फॉर्म में कर दूंगा, कॉपर की, कार्बन की, किसी भी फॉर्म की इम्प्योरिटी जो है ना उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो अच्छा, अब इंटरेस्टिव क्या होता है, जिसमें हम इम्प्योरिटी जो है ना वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी जो है ना, उसमें हम किसी तरह भी नहीं ऐड कर सकते, उसमें हम इंटरेस्टिव कहते हैं। जो एक्सटेंसिव होती है उसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे टेक प्लेस जो है ना इसका प्रोसेस हो रहा होता है। तो उसको हम जो है हम एक्सटेंसिव कहते हैं। तो इसमें सिंपल सा ये डिफरेंस है। बाकी जितनी भी थ्योरी है वो उसको आप सारा स्किप कर सकते हैं, ये भी शायद सारी जो है ना वो स्किप कर दें। अच्छा, ये सुपर कंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ना मैंने बात की थी भी ट्रांसमिशन लाइन की, सर ट्रांसमिशन लाइन को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना इंजीनियर्स, तो सबसे पहले देख रहे होते हैं कि इसकी कॉस्ट वगैरह किस तरह से है, मटेरियल किस तरह से है, कि वो कौन सा जो है मटेरियल वो ज़्यादा वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से और चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल रह सकेगा चीज़ों को। तो उसके लिए सब सुपर कंडक्टर जो होते हैं उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और सुपर कंडक्टर का सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम या एक न्यूबियम जो एक होता है मटेरियल, उसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस होती है ना, जो रजिस्ट कर रही होती है वो बिल्कुल ही जीरो होती है। ठीक है, तो इसमें यानी जीरो का मतलब ये है कि जो आपकी एनर्जी होती है, करंट की जो एनर्जी होती है, वो इजीली पास ऑन हो रही होती है विदाउट वेस्टिंग इट। यानी कि ना यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा एनर्जी का, यहाँ ना वोल्टेज लॉस होंगे, वो दूर तक जो है ना पास हो सकते हैं। यानी कि अगर मेरा यहाँ पे ग्रिड स्टेशन लगा हुआ है, कराची के ऊपर के इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, उसने यहाँ पे लाहौर के अंदर जो है ना बिजली ट्रांसफर करवानी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है वैसे। तो उसको सुपर कंडक्टर जो है ना उसके लिए बेस्ट होते हैं, और दूसरा उसके लिए मटेरियल और कम्प्लेक्स करना पड़ता है, ताकि रास्ते के अंदर जो इतने भी लॉसेज होते हैं ना, वोल्टेज वगैरह के या करंट वगैरह के लॉसेज, तो उसको जो है ना वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा, बस इसके अंदर इतना ही है, जितना मैग्नेटिक वगैरह ये सारा स्किप कर दें, इसको अगर आपने पढ़ना हुआ तो फ्री टाइम में पढ़ लीजिएगा।
इसके जो है ना आपने वो भी नहीं करने हैं सारे, क्या कहते हैं, अच्छा इसमें ये देख रहे हैं इसको, ये शायद आप, मुझे इतना आइडिया नहीं, ये दो प्रॉब्लम्स ना ये हो सकता है वो। अच्छा सबसे पहले उसने सेचुरेशन का, सेचुरेशन क्या होता है कि अगर आपके पास किसी भी जगह पे फील्ड इंड्यूस हो रहा है, किसी के अंदर ये समझ एक कंडक्टर है, अगर इसमें चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं ड्यू टू इट्स फील्ड, तो वो उसके मैग्नेटिकली सैचुरेटेड सिचुएशन में आ जाएगा, यानी इसके अंदर करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और दूसरा जो है इसके अंदर ये इटेनिबिलिटी है, या पता नहीं इसको क्या कहा जाता है, मुझे प्रोनाउंस नहीं सही पता चल रहा है इसका। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि आपकी जो इसके अंदर ना जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम किसी भी, यानी कि एक सोर्स है ये कंडक्टर का या फिर सेमी कंडक्टर का, उसमें अगर आपने सोर्स को यहाँ पे हम तब मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देता हूँ, जिसकी वजह से करंट आ रहा है, तो वो फिर भी उसके अंदर जो है ना पार्टिकल्स चार्ज रहते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो वो मतलब अपनी रेस्ट की हालत में नहीं जाते। और इस केस में क्या होता है कि अगर मैं सोर्स को खत्म कर दूं तो साथ जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी साथ रेस्ट की हालत में चले जाते हैं, यानी कि सोर्स जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है, जीरो हो जाता है वहाँ पे चार्ज। बेसिकली तीन पॉइंट्स हैं इसमें, ये इसने ई कैड में इनमें से क्वेश्चन किया हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको ज़रा ये बताया। बाकी ये उसने लिखा भी हुआ है यहाँ पर से, ये डी मैग्नेटाइज करता है, यहाँ पे मैग्नेटाइज होता है, वो स्टेबल रहता है और स्टिल रिमेन रहता है उसके अंदर, तो यहाँ पे जो है ना वो वैसे ही हाईली सेचुरेटेड हो जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड आता है। अच्छा इसके आपने जो है ना वो न्यूमेरिकल्स हैं वो पहले तीन देख लीजिएगा इसके अंदर, वो बाकी जो है ना वो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पूछा हुआ है, और टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में, और टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। अच्छा जी, उसके बाद आपका 18 चैप्टर है, 18 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, जिसके अंदर हमने ज़्यादातर बात जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर करनी है, उसकी रेक्टिफिकेशन करनी है, और डायोड्स वगैरह को देखना है कि क्या होता है। अच्छा मुझे ना ज़रा 5 मिनट दें, मैं ज़रा पानी भी पी लूँ, और साथ आपका टाइम भी होगा तो मैं दोबारा इसकी मीटिंग लगा के तो आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे मुझे बता दें, मैं यहाँ पे उसका आंसर दे दूँ। मुझे चैट में बता दें अगर नहीं है क्वेश्चन तो, ताकि मैं इसको एंड करके आपको दोबारा उसमें ज्वाइन कर दूँ। ठीक है जी, चलो मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ उसके अंदर ग्रुप में, तो उसको आप देख लीजिएगा।